नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। बीए फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर अपना चल रहा था। अब तक हिंदी कहानी की जो पुस्तक है कहानी चयनिका, उसे हम पढ़ चुके हैं। उसकी 10 कहानियों के शिल्प, कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद, कहानी तत्वों के आधार पर समीक्षा, इस पर मैं बात कर चुका हूँ। इस पुस्तक की इन 10 कहानियों से संबंधित जो भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उन पर मैंने चर्चा आप लोगों से एक वीडियो में की। उस वीडियो में मैंने आपको जितने भी जो संभावित प्रश्न हर कहानी से हो सकते हैं वो सब बताए और उनके उत्तर हमें किस प्रकार लिखने हैं ये सब बताया। अब सेकंड पेपर की जो दूसरी पुस्तक है गद्य की विधाएं, ये भी मैं पूरी अब तक पढ़ा चुका हूँ। इनका टेक्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें कुल 6 विधाओं को सम्मिलित किया गया था और इन 6 विधाओं से संबंधित जो अध्याय 6 रखे गए हैं हमारे पाठ्यक्रम में, और उन पर हम बात कर चुके हैं। सबसे पहला ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हरिशंकर परसाई की रचना इसमें रखी गई, जो कि व्यंग विधा की है। व्यंग विधा को हमने समझा, जाना और उससे संबंधित अध्याय को पढ़ा। अगली जो विधा थी वो थी रिपोर्ताज, और इस रिपोर्ताज विधा को हमारे सामने रखने के लिए, समझाने के लिए अदम्य जीवन शीर्षक से रांगे राघव का एक रिपोर्ताज रखा गया है पाठ्यक्रम में, जिसे हम पढ़ चुके हैं। संस्मरण विधा का प्रतिनिधि बनकर के हमारे सामने आया है बसंत के अग्रदूत निराला। ये एक संस्मरण है जो कि अज्ञेय ने लिखा है। इसे हम पढ़ चुके हैं। विधा के बारे में हम जान चुके हैं। ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्तांत है, जो कि धर्मवीर भारती ने लिखा है, और इस यात्रा वृत्तांत को भी हमने पढ़ा, समझा। अगला जो विधा है अगली, वो आत्मव्रत है। आत्मकथा का ही अंश जो आत्मव्रत है, उसमें गर्दिश के दिन गुलसीर अहमद खां शानी का लिखा हुआ हमारे पाठ्यक्रम में है। इसे हमने पढ़ लिया है। और अंतिम विधा के रूप में हमारे सामने रेखा चित्र है, और इस रेखा चित्र का नाम था सोना। ये महादेवी वर्मा ने लिखा है, और इस रेखा चित्र को भी पिछले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात कर चुका हूँ, इस पर पढ़ा चुका हूँ। अब बात आती है कि इन 6 विधाओं को हमने जान लिया, इनसे संबंधित अध्यायों को भी पढ़ लिया, इनके लेखकों को समझ लिया, और विधाओं की जो बारीकी होती है, जो परिभाषा होती है, उसे हमने समझ लिया। बात आती है कि प्रश्न पत्र में इनसे संबंधित प्रश्न किस तरह के आएंगे। तो मैंने पूरे पेपर का पैटर्न आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले जो शुरुआती जो प्रश्न आता है पहला, उसमें 4 व्याख्याएं आती हैं। जैसे पद्य में व्याख्याएं आती हैं, वैसे ही गद्य में भी व्याख्याएं रखी गई हैं। दोनों पुस्तकों में से, कहानी चयनिका और गद्य की विधाएं, इन दोनों पुस्तकों में से ही किसी भी अध्याय से, किसी भी कहानी से या किसी भी विधा से कोई भी अंश उठा करके प्रश्न पत्र में रख दिया जाएगा और उसकी व्याख्या करवाई जाएगी। तो पहले प्रश्न के कुल 4 भाग कर दिए जाते हैं, और उन 4 भागों में कुल 8 व्याख्याएं आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं, जिनमें से हमें अथवा में से चयन करते हुए कुल 4 व्याख्याएं करनी होती हैं। अंकों का अगर विभाजन देखें तो लगभग ये 8 से 10 अंकों में विभाजित रहती हैं। हम ये मान के चल सकते हैं कि 10 अंकों की एक व्याख्या हमारे सामने आने वाली है। ये व्याख्या कहानी चयनिका पुस्तक की जो 10 कहानी है उनमें से हो सकती है, या गद्य विधाओं की जो पुस्तक है जिसमें 6 विधाएं हमारे सामने हैं, उनमें से कहीं भी किसी भी अंश को उठा करके पूछी जा सकती है। तो कुल 8 व्याख्याएं हमारे सामने करने के लिए गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें से हमें चयन करते हुए 4 व्याख्याएं करनी होती हैं। व्याख्या करते समय हमें बड़ी ही सावधानी से ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें संदर्भ एवं प्रसंग बताना होगा।
कि जो प्रस्तुत गद्यांश हमारे सामने है वो किस पुस्तक से, किस मूल पुस्तक से लिया गया है। मान लीजिए हमारे सामने सोना रेखा चित्र का कोई अंश रख दिया जाता है और हम उसे पहले तो पढ़ने के बाद ये समझ जाएं कि ये सोना रिपोर्टाज से है, तो हमें ये बताना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य की विधाओं में संकलित सोना रेखा चित्र से लिया गया है। यह रेखा चित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। जीवों पर, पशु पक्षियों पर महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नाम से रेखा चित्र प्रकाशित कराए हैं। सोना रेखा चित्र भी उसी रचना का एक रेखा चित्र है। और फिर जहाँ जिस अंश को हमारे सामने रखा गया है उससे संबंधित प्रसंग बताना होगा कि महादेवी वर्मा छात्रावास में जब उस हिरण को लेकर के आती हैं तो उस हिरण की अन्य जीवों के प्रति क्या मन स्थिति रहती है या अन्य जीवों की उस हिरण को देख कर के क्या स्थिति होती है, उसका वर्णन करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि ये जो पार्ट है ये हमारा संदर्भ एवं प्रसंग कहलाता है। और फिर इससे अगला जो हिस्सा होगा वो व्याख्या का भाग होगा। उसमें फिर हम उस अंश की व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार उस सोना हिरण की अटखेलियाँ होती हैं, कैसे वह दूसरे जो कुत्ते और बिल्ली होते हैं उनके साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। कुछ दिनों बाद फिर वो सहज हो जाता है और वह गार्डन में जब लेटा होता है तो उसके ऊपर सब चढ़ जाते हैं, अटखेलियाँ करते हैं। इस तरह से फिर उसकी व्याख्या करनी। और फिर अंतिम जो तीसरा जो हिस्सा है व्याख्या का, जहाँ विशेष टिप्पणी करनी होती है, तो वहाँ हमें भाषा से संबंधित, छंद अलंकारों से संबंधित, शैली से संबंधित या किसी विधा से संबंधित कोई विशेष टिप्पणी करनी होती है। यहाँ आप चाहें तो भाषा सहज, सरल और प्राकृतिक वर्णन से भरपूर है। जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव दिखाती हुई महादेवी वर्मा ने ये रेखा चित्र लिखा है। रेखा चित्र विधा के बारे में भी एक दो पंक्ति आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं कि दृश्यों को हूबहू हमारे सामने घटनाओं को और दृश्यों को प्रकट कर देने वाली विधा रेखा चित्र विधा कहलाती है। इस प्रकार हम एक पूरी व्याख्या कंप्लीट करेंगे। तो ये तो व्याख्यात्मक भाग हुआ जिसमें दोनों पुस्तकों में से किसी भी तरह से कोई गद्यांश की व्याख्या करवाई जा सकती है। ये 40 नंबर का है। इसके अलावा जो शेष 60 नंबर का जो हिस्सा बचता है 100 में से, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कहानियों से संबंधित भी हो सकते हैं और गद्य की विधाओं से संबंधित भी। कहानियों से संबंधित जो प्रश्न और उनके संभावित उत्तर हो सकते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं। आज मैं बात करूंगा कि गद्य की विधाओं से संबंधित जो 6 अध्याय हमारे रखे गए हैं पाठ्यक्रम में, उनमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहली जो विधा हमारे सामने थी हरिशंकर परसाई का व्यंग विधा, ठिठुरता हुआ गणतंत्र जिसका शीर्षक था। इसमें से प्रश्न हो सकते हैं, रचना में निहित व्यंग की समीक्षा कीजिए। व्यंग विधा का ये प्रतिनिधि है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। इसमें किस प्रकार व्यंग किए गए हैं परसाई द्वारा, वो सब मैंने आपको जब इसका टेक्स्ट पढ़ाया था तब मैंने बताया कि 26 जनवरी पर या गणतंत्र दिवस पर जो झांकियाँ राज्यों के द्वारा निकाली जाती हैं वो अपने उत्कृष्ट कार्यों को दिखाने के लिए होती हैं, पर वास्तव में ऐसा उत्कृष्टता जैसा कुछ होता नहीं है, बल्कि जो कार्य धरातल स्तर पर नहीं किए गए होते हैं उनकी झांकियाँ सजा दी जाती हैं, वास्तविकता कुछ और ही होती है। इस पर जो प्रशासन की जो लापरवाही पर व्यंग परसाई जी करते हैं, व्यवस्था पर व्यंग करते हैं कि किस प्रकार व्यवस्थाएं इतनी ढुलमुल हैं कि आम जो व्यक्ति है वो इनमें पिसता रहता है, लेकिन उसे दिखाया ऐसे जाता है कि जैसे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इस प्रकार हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। भारत में कितने तरह के समाजवादी हैं? सिंडिकेट, इंडिकेट का क्या अर्थ है? रचना का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। हरिशंकर परसाई की व्यंग शैली पर निबंध लिखिए। इस प्रकार ये अन्य प्रश्न इस रचना से जुड़े हुए हो सकते हैं। अगली जो विधा थी हमारे पाठ्यक्रम में वो थी रिपोर्टाज। रिपोर्टाज विधा का प्रतिनिधि जो रिपोर्टाज रखा गया हमारे पाठ्यक्रम में वह है अदम्य जीवन। इसके लेखक हैं रांगे राघव। तो सबसे पहला प्रश्न, रिपोर्टाज क्या है? इस विधा के विकास पर प्रकाश डालिए।
रिपोर्टाज विधा को समझाने के लिए मैंने जब ये विधा पढ़ाई थी, ये अध्याय पढ़ाया था, तो बिल्कुल बारीकी से इसके बारे में बताया है कि रिपोर्टाज अंग्रेजी में जिस प्रकार रिपोर्टिंग की जाती है उसी तरह का होता है, पर साहित्य में इसका स्थान, इसका दर्जा कुछ अलग तरह का बन जाता है। जब कोई साहित्यकार, लेखक किसी दृश्य या घटना स्थल पर जाकर के उसका साहित्यिक और भावपूर्ण शैली में वर्णन करता है तो उसे रिपोर्टाज कहा जाता है। रिपोर्टाज की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि जो घटना या दृश्य है वो मार्मिक होना चाहिए, ताज़ा तरीन होना चाहिए, यानी कि समसामयिक होना चाहिए। बहुत पुरानी घटना का वर्णन रिपोर्टाज में करते हैं तो वो सहज नहीं हो पाता। और साहित्यिक होना चाहिए, उसकी जो शैली है वो केवल भाषण या समाचार जैसी या निबंध जैसी ना हो, बल्कि उसमें साहित्यिक पुट होना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसके विकास पर प्रकाश डाल सकते हैं। अदम्य जीवन रचना का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये बंगाल के अकाल पर लिखा गया रिपोर्टाज है और कैसे अकाल में जाति अपने आप को प्रताड़ित और निरीह ही समझती है, उससे संबंधित ये रिपोर्टाज है। उम्मीद है आपने ये पूरा रिपोर्टाज पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से आप इसका उत्तर भी दे पाएंगे। अदम्य जीवन रचना का मूल संदेश स्पष्ट कीजिए। जैसा कि शीर्षक से ही हमें पता लगता है कि जीवन अदमनीय है, इसका दमन नहीं किया जा सकता, और ये उस जिजीविषा को भी हमारे सामने रखता है कि बंगाल के लोग इतने बड़े अकाल के गुजर जाने के बाद, उसके पश्चात आई महामारी, भुखमरी से जूझने के बाद भी इतनी जिजीविषा के साथ खड़े हैं कि वो फिर से अपने काम धंधों में लग जाना चाहते हैं और जीवन को बड़े साहस के साथ जीना चाहते हैं। ये इसका मूल संदेश है। रांगे राघव की गद्य शैली पर निबंध लिखिए। मर जाना क्या सहज है? कोई क्या अपने आप मर जाना चाहता है? प्रश्नों को स्पष्ट कीजिए। पूरे रिपोर्टाज को पढ़ने के पश्चात आप इन प्रश्नों के आसानी से उत्तर दे सकते हैं। गद्य शैली में रांगे राघव का बड़ा अपना एक स्थान है, उनके उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं और तूफ़ानों के बीच जो उनका रिपोर्टाज संग्रह है वो बहुत ही मार्मिक माना जाता है। रिपोर्टाज विधा को नई ऊंचाई प्रदान करने वाला ये माना जाता है। इस प्रकार इनके उत्तर दिए जा सकते हैं। अगली जो विधा थी वो है वसंत के अग्रदूत निराला, और इसके लेखक हैं अज्ञेय। एक संस्मरण है। संस्मरण में अज्ञेय किस प्रकार निराला की से पहली भेंट और उसके पश्चात उनका किस प्रकार उनसे सानिध्य प्राप्त हुआ, कैसे उनसे वो सीखते हैं, उन सब का वर्णन इस संस्मरण में करते हैं। उसी से संबंधित इसमें प्रश्न है, अज्ञेय ने निराला को बसंत का अग्रदूत क्यों कहा? ये प्रश्न है। अज्ञेय द्वारा चित्रित निराला के व्यक्तित्व का आकलन कीजिए। निराला की विक्षिप्तता में उनके व्यवहार पर निबंध लिखिए। इस संस्मरण का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रकार के ये संभावित प्रश्न हो सकते हैं। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का यात्रा वृत्तांत है। इसका शीर्षक क्यों रखा गया ठेले पर हिमालय, ये मैंने पहले ही बता दिया था, टेक्स्ट जब पढ़ाया था, कि बर्फ़ की सिल्लियों को जब ठेले पर रखे हुए लेखक देखता है तो उन्हें अपनी कौसानी की यात्रा याद हो जाती है और उसके बारे में वो वर्णन करते हैं, तो उन्हें हिमालय ठेले पर रखा हुआ दिखता है। सैन के रूप रंग का लेखक ने किस प्रकार वर्णन किया है? कौसानी कहाँ बसा हुआ है, कहाँ के सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। हिम दर्शन का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखक हिमालय को क्या संदेश भेजना चाहता है? डाक बंगले का खानसामे ने लेखक और उनके साथियों को खुशकिस्मत क्यों कहा? इस प्रकार के इस यात्रा वृत्तांत से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। आप इस जब ठेले के हिमालय यात्रा वृत्तांत को पूरा पढ़ेंगे और मेरी वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद निश्चित रूप से इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अगली जो रचना है वो आत्मव्रत के रूप में गर्दिश के दिन है। गुलशेर अहमद खां शानी इसके लेखक हैं। इसका सारांश पूछा जा सकता है, उनके संघर्ष के बारे में पूछा जा सकता है, शानी और अस्क के संबंधों के बारे में पूछा जा सकता है। इस प्रकार के संभावित प्रश्न इस पाठ से हो सकते हैं। अंतिम जो अध्याय हमारी इस पाठ्य पुस्तक में रखा है वो है सोना रेखा चित्र
और सोना रेखा चित्र का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में अक्सर आते हैं। महादेवी वर्मा एक उच्च कोटि की गद्य लेखिका हैं। उनका जो गद्य है वो बड़ा ही सहज, सरल और सामाजिक जीवन और वास्तविक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। हमारे सामने का लगता है, दृश्य हमारे आँखों के सामने घटित होते हैं। उनके रेखा चित्रों की बड़ी विशेषता ये है कि वो अपने आसपास के जीवन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने परिवार के रूप में जोड़े हुए जीव पक्षियों पर रेखा चित्र लिखे हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। महादेवी वर्मा किन किन पशु पक्षियों को पालती थीं, सोना की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार के भी प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हमें गद्य की विधाओं से संबंधित जो भी प्रश्न इस तरह के आएंगे उनके उत्तर लिखने हैं। और कहानी चयनिका में जो 10 कहानियाँ हैं, उन कहानियों से संबंधित अपने क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं उन पर भी मैंने बात की। अब मैं जो हमारा सेकंड पेपर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। दोनों पुस्तकें पूर्ण हो चुकी हैं, इससे संबंधित प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। अगले जो वीडियोज़ होंगे उनमें मैं फर्स्ट पेपर से संबंधित चर्चा करूँगा। धन्यवाद।